हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अल-बरूनी किसका समकालीन था? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, मीर कासिम या बलबन? बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएंगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। अल-बरूनी किसका समकालीन था? ये महमूद गजनी का। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं क्या? समूह विवाह, द्विविवाह, बहुपत्नी विवाह या शाली विवाह? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोग मृत्यु भोज इसलिए करते हैं क्योंकि इसे अविमिति का समर्थन प्राप्त है, या विश्वास का, या राज्य का, या मानसिक का समर्थन प्राप्त है? किसका समर्थन प्राप्त है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। और डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लासेस होती हैं। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लासेस आप लोग देखिए। मात्र 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभिमिति का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है, अंतरराष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, या भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, या अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं? तो रेपो रेट क्या होता है बताइए सब लोग। 54 का जवाब दीजिए। तो रेपो रेट वह रेट है जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को ऋण देता है, वही कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकार? बताएंगे सब लोग। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को, सवाना प्रदेश को, या भूमध्य सागरीय प्रदेश को? बताएंगे किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा सांगा, राणा हमीरदेव, राणा रत्न सिंह, राणा कुंभा? बताइए। 57 का जवाब दीजिए। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, या पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए? 58 का जवाब दीजिए। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किस लिए? अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था लाल कुर्ती दल संगठित। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915, 1817, या 1916, या 1918? बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1915 में। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 1 जून को है और 20 दिन बचा हुआ है। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है कि हमारी तैयारी अभी भी नहीं सही हुई है, हमारा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो ये आप जो है नोट्स मेरी ले सकते हो। क्विक रिवीजन आप इस नोट्स के माध्यम से कर सकते हो। मात्र 49 रुपीज में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एक सीट अपनी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है। सभी वर्गों के लिए नोट्स है, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करो, क्योंकि समय दिन का दिन नजदीक आता जा रहा है। तो फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले लो और बीएड
कम फीस में अगर आपको करना है, मात्र 50,000 में बीएड करना है, तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मात्र 50,000 में बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये 50,000 जो दोनों फीस लेते हैं, हम दोनों साल की फीस लेते हैं, तो पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं और 300 से ज़्यादा सीटें हमारे यहाँ बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी। और ये फीस आप आसान किस्तों में 3 बार में जमा कर सकते हो। और हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं और परीक्षा के दौरान रहने की सुविधा भी देते हैं। एग्जाम टाइम हम रहने की सुविधा देते हैं, प्लस यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। SC ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के भेज दो कि सर मेरी सीट बुक कर लो। सीट बुक करने का कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आके मिल भी सकते हो। ये एड्रेस है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लो सभी लोग, नहीं तो बाद में सीट बुक हो जाएगी, नहीं बचेगी तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है, बताइए। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, या वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग स्थिर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है, बताइए सब लोग। हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल। बताइए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। बताइए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वाला, ठीक है, 1978 में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। बताइए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसमें आय कर, उत्पादन कर, चुंगी, बिक्री कर, इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है? 65 को जवाब दीजिए सब लोग। 65 को जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो यहाँ पे आय कर, ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, या मुद्रा आपूर्ति स्थिर हो जाती है, या ब्याज दर अप्रभावी रहती है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव यही है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर? अनाज पर, दाल पर, फल पर, सब्जियों पर। किस पर पड़ा था हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनाज पर पड़ा था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और शेयर भी कर दो सब लोग। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे रियल स्कोर जरूर बताना। तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे यही उद्देश्य था। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए दिए गए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, या राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, या केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का जवाब दीजिए। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या? वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यही होता है वित्त आयोग का मुख्य कार्य। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। अति उत्पादन, मंदी, कीमत विभेद, मुद्रास्फीति। 70 का जवाब दीजिए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति संबंधित
किससे? निर्यात एवं आयात से, लोक राजस्व एवं व्यय से, मुद्रा के निर्गम से, जनसंख्या नियंत्रण से। बताइए राजकोषीय नीति संबंध किससे? राजकोषीय नीति संबंध किससे? लोक राजस्व एवं व्यय से। ऑप्शन डी बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संपादित नहीं होता है? केंद्रीय नियंत्रण, गंतव्य निर्धारण, संस्थात्मक साम्य या जनमत अभियंत्रण। 72 को जवाब दिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संपादित नहीं होता है? तो वो है केंद्रीय नियंत्रण। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। बताइए निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्या? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, या जो है क्रमशः मनसब आपके सैनिक दायित्व एवं उसके पद का, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके अधीन मनसब का, या क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसब एवं उसके पद का। 74 को जवाब दीजिए। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्या? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके जो है सैनिक दायित्वों का बोधक था। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। 75 का जवाब दीजिए। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में। 75 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? बताइए रामगढ़ गुंबद से, या ग्वाला पहाड़ी से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, या अमरकंटक पहाड़ी से। 76 का जवाब दीजिए सब लोग। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक करो सभी लोग फटाफट। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? और सीट बुक करा लो सभी लोग, क्योंकि नहीं तो बाद में सीटें नहीं बचेंगी हमारे यहाँ। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, या उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की, कर्नल टॉड की, वी ए स्मिथ की, उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का जवाब दीजिए सब लोग। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैयों में परिवर्तन, परिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता, उपरोक्त सभी। 78 का जवाब दीजिए। तो सभी में विकास सूचित करता है, यहाँ पे आर्थिक विकास सूचित करता है। डी करेक्ट होगा। सांची किस कला व मूर्ति काल का जो है निरूपण करता है? जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। बताइए ईसाई। 79 का जवाब दीजिए। सांची किस कला व मूर्ति काल का निरूपण करता है? बौद्ध का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार का मेला लगता है फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। बताइए कहां लगता है? प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार कहां लगता है? तो ये लगता है देवा शरीफ में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने, विक्रम द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने। 81 का जवाब दीजिए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म से पृथक राजनीति को मर्तजाल है, यह विचार किसका है? जवाहरलाल नेहरू, बेंथम, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। बताइए किसका है कथन ये?
ये विचार किसका है? धर्म से पृथक राजनीति तो मर्तजाल है, यह विचार किसका है? यह विचार है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बताइए? ब्रिटेन, सॉरी यहाँ पे कहाँ हुआ था ये पूछा है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, जर्मनी, भारत, चीन, कहाँ हुआ था बताइए? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? 84 को जवाब दीजिए। चार्ल्स, मेरियम, डेविड स्टन, आमंड एवं पावेल, मॉर्गेनथाउ। 84 का जवाब दीजिए सब लोग। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शासन के संसाधनात्मक और अध्याशात्मक वर्गीकरण का आधार है, क्या है बताइए? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध, कार्यपालिका और विधायिका का पारस्परिक संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पारस्परिक संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का पारस्परिक संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से किसका नाम प्रतिदर्श समूह से नहीं जुड़ा है? मुजफ्फर, शेरिफ, टर्नर, मर्टन, हीगल। 86 का जवाब दीजिए। इनमें से किसका नाम प्रतिदर्श समूह से नहीं जुड़ा है? हीगल का नहीं जुड़ा इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत कथन कौन सा है इसमें बताइए? गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए सभी लोग। तो गलत कथन इसमें ये है, समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह कौन सा है बताइए? प्राथमिक समूह कौन सा है? समाज शास्त्र के विद्यार्थी, परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता या ट्रेड यूनियन की सदस्यता। 88 को जवाब दीजिए। प्राथमिक समूह सदस्य कौन सा है? तो इसमें परिवार हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उस समूह को संदर्भ माना गया जिनका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? माइकाइवर एवं पेज, मर्टन, कूले, गिडिंग्स। किसका है बताइए? 89 का जवाब दीजिए। कूले का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए सब लोग, फटाफट सुमेलित कीजिए। प्राथमिक समूह का संबंध कूले से हो जाएगा, अंतःबाह्य समूह का समन्वय से हो जाएगा, स्थायी एवं अस्थायी समूह का गिलियन से, और संदर्भ समूह बार्टन से। यही आपका पहला वाला सही है, ठीक है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ज्ञान, संवेदना एवं बुद्धि का संयुक्त परिणाम है, यह मत किसका है? लॉक, ह्यूम, बर्कले, कॉन्ट। किसका है बताइए? ये है कॉन्ट का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तुएं मन में हैं, वस्तुएं मन में है से बर्कले का तात्पर्य क्या है? वस्तुएं काल्पनिक है, वस्तुएं मन से संबंधित हैं, वस्तुएं मन का विकार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 का करेक्ट आंसर दीजिए। वस्तुएं मन में है, बर्कले का तात्पर्य है, इसमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है, सब आपके गलत हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, डेकार्ट के अनुसार मैं सोचता हूं अतः मैं हूं से शुद्ध होता है। मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक द्रव्य हूं, मैं सोचता हूं, मैं हूं। 93 का जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एडमिशन के लिए, नोट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो। 93 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अरस्तु के अनुसार एक द्रव्य जिसकी कोई संभाव्यता नहीं है। द्रव्य बिल्कुल नहीं है, असत है, ईश्वर है, भौतिक द्रव्य है। 94 को जवाब दीजिए। असत है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा आधुनिक परिप्रेक्ष्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग कैसे तर्क, स्मरण, समझ, भाषा एवं समस्या समाधान करते हैं? अधिगम परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य। 95 को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, मनोविज्ञान के निम्नलिखित स्कूलों की उत्पत्ति को क्रमानुसार लगाएं। जैसे यहाँ पे संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद है, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही लगा हुआ है क्रमानुसार में, ठीक है। चलिए,
साहचर्यवाद के सिद्धांत के प्रति वैज्ञानिक उपागम की व्याख्या करने में मानसिक रसायन के संप्रत्यय के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन वाटसन, जेम्स मिल, ओसवाल्ड कुल्पे। 97 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब थोड़े से ही प्रयोज्य उपलब्ध हों तब मनोवैज्ञानिक प्रयोग का सबसे अधिक प्रभावशाली शोध अभिकल्प होगा? कारकी डिजाइन, अभिकल्पिक डिजाइन, पुनरावर्त माप डिजाइन या सम्मिलित डिजाइन। 98 का जवाब दीजिए। पुनरावर्त माप डिजाइन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका के बीच के मिलन स्थल पर उपस्थित रासायनिक तत्वों को कहा जाता है क्या? तंत्रिका आवेग, हाइपोथैलेमस, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भूल भुलैया में जो है चूहों पर टॉलमैन द्वारा किए गए प्रयोग का उद्देश्य अध्ययन करता है? क्लासिकी अनुबंध का, अव्यक्त अधिगम का, क्रिया प्रसूत अनुबंध या व्यवहारवाद अनुबंध। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के हैं। ठीक है, जब आप टेट सीटेट की आगे तैयारी करोगे ना, ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, अव्यक्त अधिगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की जो है कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।